जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। दोस्तों मैं एक सीरीज स्पेशल चला रहा हूँ, वाई आई रिस्पेक्ट मोदी जी। मोदी जी ने कई ऐसे कार्य किए हैं जो तात्कालिक राजनीतिक लाभ से ऊपर उठकर आने वाले भविष्य की दृष्टि से, आने वाले दशकों और सदियों की दृष्टि से भारत राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक कार्य थे। उनके इस तरह के कार्यों से दिल से मैं प्रभावित होता हूँ और दिल से उनके लिए रिस्पेक्ट की भावना, आदर का भाव मन में पैदा होता है। ऐसे ही कार्यक्रमों को, ऐसे ही बिंदुओं को मैं आपके सामने इस सीरीज में ला रहा हूँ और उनके इसी तरह के कार्यों से प्रभावित होकर आईएएस छोड़ करके मैंने उनके इस महामिशन में अपनी एक छोटी सी हिस्सेदारी निभाने का निर्णय मैंने लिया है। दोस्तों, आज हम इस सीरीज में चर्चा करेंगे कि मोदी जी ने राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर लोक लुभावन फैसला ना करते हुए एयर इंडिया को बेचकर, एयर इंडिया को विनिवेश कर, जिसे बेचने की संज्ञा विपक्षी देते हैं, इस एयर इंडिया को विनिवेश कर राष्ट्रहित का बड़ा कार्य उन्होंने किया। बहुत आसान था कि जैसा चल रहा था वैसी चलने देते, लेकिन राष्ट्रहित के लिए उसका विनिवेश एयर इंडिया का जरूरी था, इसलिए उन्होंने ये राष्ट्रहित के लिए निर्णय लिया। इस तरह के उनके कार्यों के कारण विशेष रिस्पेक्ट मैं करता हूं और यह निर्णय कैसे राष्ट्रहित में था, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, एयर इंडिया का जो बैकग्राउंड है, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तो बहुत सारे प्लेन उस समय उपलब्ध थे जो वार के कार्य में लगे हुए थे। बाद में वार खत्म हो गया तो उस उपलब्ध थे, तो बहुत सारे एयरलाइंस चले। लेकिन 1952 के आते आते तक एयरलाइंस सेक्टर काफी कॉम्पिटिटिव हो गया और कई तरह के प्रॉब्लम आने लगे। इसलिए एकीकरण का निर्णय, एयर स्पेस में एकीकरण का निर्णय लिया गया और 1953 में एकीकरण का बिल नेहरू जी ने लाया था और दो तरह की विमान सेवाएं चालू की गई थी, घरेलू विमान सेवा इंडियन एयरलाइंस के रूप में और जो अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं थी वो एयर इंडिया के माध्यम से संचालित की जाती थी। दोस्तों, नेहरू जी की जो आर्थिक नीतियां थी वो सोवियत से पूरी तरह से प्रभावित थी, सभी इस बात को जानते हैं। और जो सोवियत का जो मॉडल था, जो कम्युनिस्टों का जो मॉडल था, आर्थिक मॉडल था, उसमें सब कुछ सरकार चलाएगी, इस बात पर वह निर्भर था। नेहरू जी ने उस समय की परिस्थितियों में निर्णय लिया, राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिया। लेकिन दोस्तों, इस बात को भी सब लोग जानते हैं कि ये नीतियां वैश्विक स्तर पर पूरी तरह से फेल रही, विफल रही, धराशायी हुई। इसीलिए हम देखते हैं कि इस तरह की नीतियों का जो जनक था सोवियत रूस, वो आर्थिक रूप से पहले पूरी तरह से फेल हो गया और 1991 के आते आते गोर्बाचोव के समय तक राष्ट्र ही खंड खंड में बिखर कर टुकड़े टुकड़े हो गया। पूरी तरह से आर्थिक नीतियां पहले विफल हुई, फिर राष्ट्र भी विफल हुआ और राष्ट्र के टुकड़े टुकड़े हुए थे गोर्बाचोव के समय में, उसी सोवियत रूस का। दोस्तों, 1991 में इसी तरह की आर्थिक नीतियों के कारण, कांग्रेस की इन्हीं आर्थिक नीतियों के कारण हमारी स्थिति ये आ गई थी कि फॉरेक्स रिजर्व हमारा समाप्त हो गया था और सोना गिरवी रखना पड़ा था। नरसिम्हा राव जी ने उस समय आर्थिक सुधारों को सामने लाया, एक अच्छा निर्णय था। नरसिम्हा राव जी की इसके लिए मैं तारीफ भी करना चाहूंगा। ये अलग बात है कि उनके पार्थिव शरीर को सोनिया गांधी जी ने उनकी मृत्यु के बाद कांग्रेस के भवन में भी नहीं रखने दिया, उनका कोई समाधि स्थल भी दिल्ली में उन्होंने नहीं बनाने दिया, एक अलग विषय है राजनीतिक तौर पर। लेकिन आर्थिक नीतियां नरसिम्हा राव जी ने इस कदर लाई थी, सुधार लाए थे। उसी के तहत विनिवेश की नीति, प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, उसके तीन मुख्य बिंदु थे। और ये प्राइवेटाइजेशन का जो पार्ट था, उसी के तहत विनिवेश किया जाता था। यह कार्य उस समय प्रारंभ किया गया और विमान क्षेत्र को भी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया। उसके बाद कंपटीशन बढ़ना चालू हुआ। अन्यथा पहले मनमाने रेट पे विमान सेवाएं चलती रहती थी, लोग अपना पैसा जितना मांगे उतना पैसा विमान सेवाओं के लिए देना पड़ता था और रेट सस्ता न होने के कारण विमान सेवाओं का विकास भी नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे 1991 में
प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खुला, तो रेट कंपटीशन आया, रेट कम हुए और एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस जैसी चीज़ों में को कंपटीशन को फेस करना पड़ा। बिना कंपटीशन के उसके अच्छा या बुरा होने के कोई आकलन किया ही नहीं जा सकता। इसी कारण से अब देखते देखते 1997-98 के आते आते तक 180 करोड़ के घाटे पर एयर इंडिया चली गई। उसको जब 1997-98 में पहली बार एयर इंडिया घाटे पर गई, उस समय तक भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार नहीं थी। अटल जी ने उसको बाद में जब उनकी सरकार बनी उसको बहुत जोर शोर से सुधारने का कार्य किया और इसी का परिणाम था कि 2002-03 में अटल जी के समय में 133 करोड़ के मुनाफे पर एयर इंडिया आई। जो एयर इंडिया 1997-98 में 180 करोड़ के घाटे पर चली गई थी, 2002-03 में 133 करोड़ के फायदे पर पहुंची। और इस तरह से एयर इंडिया को सुधारने का काम अटल जी ने किया था। उसके बाद यूपीए 2 की सरकार बनी, सोनिया गांधी जी के हाथ में रिमोट थी, मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री नाम के लिए बनाया गया था। उस समय इस कदर भ्रष्टाचार और गड़बड़ियां हुई जिसके कारण एयर इंडिया पूरी तरह से विफल हुआ। दोस्तों, एयर इंडिया पूरी तरह से विफल हुआ और यूपीए के समय में 2006-07 में 450 करोड़ के घाटे पर एयर इंडिया पहुंच गया। जो अटल जी के समय में 2002-03 में 133 करोड़ के प्रॉफिट पर था, वही एयर इंडिया 2006-07 में 450 करोड़ के घाटे पर पहुंच गया। और इसके दो मूल कारण थे। अनावश्यक रूप से नए विमान कांग्रेस की सरकार के द्वारा खरीदे गए और जो प्रॉफिटेबल रूट थे उससे एयर इंडिया को, इंडियन एयरलाइंस को बाहर करके निजी विमानों को प्रश्रय दिया गया। दोस्तों, उस कदर से जो एयर इंडिया का घाटा प्रारंभ हुआ 2006-07 में 450 करोड़ का घाटा, वो लगातार बढ़ता गया और उससे कभी एयर इंडिया बाहर नहीं निकल पाई। यूपीए 1 के समय में, यूपीए 2 के समय में, और आज की तारीख में 20 करोड़ रुपया प्रतिदिन का घाटा एयर इंडिया उठाता है। और उस घाटे को आपके और मेरे टैक्स से प्रतिदिन भरा जाता था। अमीर लोग इनकम टैक्स देते हैं, केवल वही टैक्स नहीं लगता है, साबुन, तेल, टूथब्रश, शैम्पू, साबुन, सब में इनडायरेक्ट टैक्स भी दिया जाता है और गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। आपके मेरे टैक्स का पैसा प्रतिदिन 20 करोड़ के घाटे को पाटने के लिए उपयोग हो, ये कदापि स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। इसलिए आज जरूरी था कि एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस के का विनिवेश किया जाए और राष्ट्रहित में जरूरी था। और मोदी जी ने राजनीतिक हितों की चिंता किए बगैर इस तरह का बड़ा कार्य, महान कार्य राष्ट्रहित में किया है। और आपके मेरे टैक्स का जो 20 करोड़ प्रतिदिन का घाटा, एयर इंडिया के घाटे को भरने के लिए आपका मेरा टैक्स का पैसा जाता था, उसी टैक्स के पैसे से अब स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, सड़कें बनेंगी, बिजली लगेंगी, गरीबों के गरीबी निवारण के काम होंगे, बुजुर्गों को पेंशन मिलेगा, इस तरह के कार्य हो पाएंगे। तो दोस्तों, राष्ट्रहित में काम जरूरी था। इसलिए राजनीतिक हितों की चिंता किए बगैर मोदी जी ने स्ट्रांग लीडरशिप के साथ स्ट्रांग डिसीजन लेते हुए यह महान क्रांतिकारी कार्य किया। मोदी जी के इस तरह के कार्यों को आपके बीच में लाता रहूंगा और इसी तरह के कार्यों के कारण मैं दिल से उनके लिए रिस्पेक्ट आता है। और इसीलिए यह सीरीज व्हाई आई रिस्पेक्ट मोदी जी, ये सीरीज हम चला रहे हैं। आगे भी इस तरह के प्रयासों को हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार दोस्तों।